Hello students, Gauri ma'am here from Saga Group of Education. Today we are going to start with 9th CBSE English text first chapter, How I Taught My Grandmother to Read. Before we start the chapter, let us study about Sudha Murthy ji, who is the writer of the chapter. So here a small description about her, about the author. Sudha Murthy was born in 1950 in Shigao in North Karnataka. सुधा मूर्ति जी का जन्म 1950 में शिगांव में हुआ है इन नॉर्थ कर्नाटका. शी इज अ प्रोलिफिक राइटर इन कन्नड़ा एंड शी हैज रिटन 7 नॉवेल्स. ठीक है, वो अपनी कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं. शी इज अ प्रोलिफिक राइटर, शी इज वेरी गुड राइटर इन अ कन्नड़ा लैंग्वेज. वो कितने लैंग्वेज में लिखते हैं? सॉरी, शी हैज रिटन 7 नॉवेल्स. उन्होंने 7 नॉवेल्स लिखी है, 4 टेक्निकल बुक्स एंड 3 ट्रैवलॉग्स. नाउअडेज हम लोग जो YouTube पे ट्रैवल वीडियोस देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, पहले के टाइम में जो ट्रैवलर्स होते थे वो बुक्स लिखते थे. एंड शी हैज रिटन 3 ट्रैवलॉग्स एंड 2 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. हर प्रीवियस इंग्लिश बुक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड बुक. कभी भी टाइम मिले तो प्लीज बच्चों ये पढ़िएगा जरूर, वाइस एंड अदरवाइज. और वो बुक को she has written in the Kannada and then it has been translated into 13 Indian languages. Her stories deal with common lives and human values such as charity. उनकी जो स्टोरीज होती है या जो भी हम लोग उनकी राइटिंग को पढ़ते हैं तो उनकी हर एक स्टोरी चैरिटी, काइंडनेस और सेल्फ रियलाइजेशन को फील करती है. शी ऑलवेज बिलीव कि आप अगर लोगों के साथ काइंड रहते हो, अगर आप उनके साथ जेनरियस रहते हो, अगर आप चैरिटी में बिलीव करते हो, देन गॉड विल सेंड दैट बैक टू यू. As a sensitive writer, she writes about suffering of the people. She is very sensitive about her writing, about her life, and that's why whatever she writes, that comes in her writing. Suffering of the people she is writing about. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो क्या लिखते हैं और जो लिखते हैं उनके मेन कैरेक्टर्स कैसे होते हैं. सो द मेन कैरेक्टर्स इन ऑल हर बुक्स आर हाईली एजुकेटेड, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, हाईली प्रिंसिपल्ड वुमेन. ठीक है, तो ये आपको देखना है कि उनकी जितनी भी स्टोरीज है आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी स्टोरीज में जो है जो मेन कैरेक्टर होते हैं, जो मेन हीरो होते हैं, वो कोई मेल नहीं, फीमेल होती है, वुमेन होती है. और विथ ऐसी वुमेन जो हाईली एजुकेटेड है, जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है. इफ शी इज राइट, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी. आप लोगों ने संतोष यादव के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ा होगा. ऐसे वुमेन जिन लोगों ने अपने हर एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके, पास करके और वो अचीव किया जो वो चाहते हैं. तो शी ऑलवेज राइट अबाउट दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड हाईली प्रिंसिपल, जो अपने प्रिंसिपल पे, अपने वैल्यूज पे काम करते हैं. तो यहाँ पे हमने कुछ डिटेल में बात की अबाउट द सुधा मूर्ति. अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू लीव टू राइट. तो यहाँ पे हम लोगों ने सुधा मूर्ति जी के बारे में कुछ पढ़ा. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. वी हैव स्टडीड अबाउट सुधा मूर्ति जी. अब हम लोग शुरू करते हैं सुधा मूर्ति जी के ये ब्यूटीफुल से चैप्टर के बारे में. तो When I was a young girl of 12, तो before I start the chapter, हम एक छोटा सा इस चैप्टर के बारे में आपको मैं एक साइनॉप्सिस, एक समरी दे देती हूँ. सुधा मूर्ति जी जो भी लिखते हैं हमने आगे देखा, शी ऑलवेज राइट अबाउट हर चाइल्डहुड, अबाउट हर ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेशली मदर एंड ग्रैंड मदर. शी ऑलवेज राइट्स अबाउट वुमेन जो बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रिंसिपल्ड और एजुकेटेड है. यहाँ पे उन्होंने अपने दादी जी की स्टोरी बताई है. उनकी दादी, अब स्टोरी ये है कि उनके दादी है ना, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे. तो द क्वेश्चन इज कि मैम वो तो हमेशा एजुकेटेड लोगों के बारे में लिखते हैं, हाईली एजुकेटेड वुमेन के बारे में लिखते हैं, तो दादी जी के बारे में क्यों? तो चैप्टर ही ये है कि वो अपनी दादी जी को ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं और पढ़ना सिखाते हैं. ठीक है, और वो क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो अपनी दादी को कैसे लिखना और पढ़ना सिखाते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ठीक है, तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं. बता रहे हैं कि जब मैं 12 years की थी, when I was a girl of 12, I used to stay in a village in North Karnataka. मैं नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी. Those days the transport system was not very good, so we used to get morning paper only in the afternoon. अब उन दिनों में ऐसा था क्योंकि हम लोग थोड़े रूरल एरिया में रहते थे और आज से अगर हम लोग 40-50 ईयर्स बैक देखें तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था. तो वो बता रहे हैं कि
जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो थोड़ा सा सही नहीं था, एंड दैट इज वाई जो हमारा मॉर्निंग पेपर होता था वो हम तक आफ्टरनून तक पहुंचता था. द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट. वीकली मैगजीन, सपोज कि अगर कोई मैगजीन बाकी सब जगह पे ट्यूसडे आती थी, हमारे यहाँ पे वो वेंसडे तक पहुंचती थी. All of us would wait eagerly for the bus which used to come with papers, weekly magazines and post. क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ तो था नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे पास और कोई ऐसा गैजेट नहीं था कि हम उससे टाइम स्पेंड कर सकें, एंड दैट इज वाई हम लोग पेपर्स का या जो वीकली मैगजीन्स आती थी उसका वेट करते थे, और वो हमेशा किससे आता था? बस के थ्रू आता था. अब ये वाला जो पैराग्राफ है आपका, वहां पे आपको सुधा मूर्ति जी ने अपने बारे में बताया है कि वो कहाँ रहते थे, वहाँ क्या होता था. वहाँ न्यूज़पेपर्स और वीकलीज लेट आते थे, बस से आते थे, और आपको बताया कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वीक था. अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं एक मैगजीन के बारे में, एक और राइटर के बारे में. देखो बेटा, इस चैप्टर में है ना हम लोग दो राइटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. एक तो हम लोगों ने पढ़ा सुधा मूर्ति जी के बारे में, दूसरा यहाँ पे एक और ऑथर का नाम आपको दिया है, दैट इज त्रिवेणी जी. अब सुधा मूर्ति जी हमें त्रिवेणी जी के बारे में कुछ बता रहे हैं. देखिए क्या है. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. सुधा मूर्ति जी हमें बता रहे हैं कि वो जब छोटे थे उनके घर में जो वीकली मैगजीन्स आती थी उसमें एक राइटर का बहुत अच्छा स्टोरी आता था. वो राइटर का नाम क्या था? त्रिवेणी जी. त्रिवेणी जी के बारे में हमें बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे जो कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखते थे. उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होती थी और बहुत ही कन्विंसिंग होती थी. अगर आप उस राइटिंग को पढ़ते, मतलब अगर किसी स्टोरी को या किसी नॉवेल को पढ़ते तो आपको लगता कि आप भी उन्हीं के किसी एक पार्ट को या किसी एक कैरेक्टर को मैच करते हो. उनकी स्टोरीज यूजुअली डील करती थी विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. उनकी स्टोरीज क्या करती थी? कन्नड़ा में त्रिवेणी जी क्या लिखते थे? वो बताते थे कि ऑर्डिनरी पीपल, जो आपके मेरे जैसे कॉमन पीपल होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती है, वो अपने ड्रीम्स कैसे देखते हैं और उन ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कैसे मेहनत करते हैं, उस सभी चीज़ों को बताते थे. एंड वो ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर, अब क्या हो जाता है कन्नड़ा लिटरेचर के लिए एक अनफॉर्चुनेट बात ये हो जाती है कि जब वो बहुत छोटे थे, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है. मतलब कि वो बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं और हमारे पास उनकी बहुत ज़्यादा नॉवेल्स हैं, बहुत सारी राइटिंग्स नहीं है. मगर फिर सुधा जी बोल रहे हैं कि आज भी अगर हम 40 ईयर्स के बाद भी अगर त्रिवेणी जी की कन्नड़ा में लिखी गई नॉवेल्स को या स्टोरीज को पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. उनके नॉवेल्स को हम आज भी अप्रिशिएट करते हैं. वन ऑफ हर नॉवेल्स, अब हम लोगों को त्रिवेणी जी की एक नॉवेल के बारे में बता रहे हैं. त्रिवेणी जी की एक नॉवेल जिसका नाम है काशी यात्रा. ठीक है, त्रिवेणी जी की एक नॉवेल जिसका नाम है काशी यात्रा वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली करमवीरा देन. देखो बेटा, अब कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को. एक चीज समझनी है कि जब सुधा मूर्ति जी छोटे थे, अपने दादी के साथ रहते थे, उनके घर में एक मैगजीन आती थी. उस मैगजीन का नाम था करमवीरा. ठीक है, उस मैगजीन का नाम क्या था? जो वीकली आती थी उसका नाम क्या था बच्चा? करमवीरा. ठीक है, उस करमवीरा के अंदर एक सीरियल आती थी जिसका नाम क्या था? काशी यात्रा. क्या होता है, जब मैगजीन होती है ना तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज होती है हर एक पेज पे. तो उस करमवीरा मैगजीन में एक स्टोरी आती थी जिसका नाम था काशी यात्रा. और काशी यात्रा के राइटर कौन थे? त्रिवेणी जी. आपको क्या याद रखना है बेटा? काशी यात्रा के जो राइटर थे वो कौन थे? त्रिवेणी जी. ठीक है, तो त्रिवेणी जी ने काशी यात्रा लिखी थी जो करमवीरा में पब्लिश होती थी. और उस काशी यात्रा में क्या स्टोरी थी? वो स्टोरी थी एक ओल्ड लेडी और उसकी एक अर्डेंट डिजायर. अर्डेंट मतलब एक नील डिजायर. वो दिल से क्या चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनको क्या थी? टू गो टू काशी और वाराणसी. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya.
The old lady also believed in this and her struggle to go there was described in the novel. अब काशी के बारे में कुछ बता दूं आपको कि काशी ये माना जाता है कि सबसे पुरानी नगरी है जो शिव जी ने बसाई है, और ये माना जाता है कि अगर आप काशी में जाके गंगा स्नान करते हो, काशी में जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करते हो, तो आपको एक अल्टीमेट पुण्य मिलता है। तो अब यहाँ पे ये जो हम स्टोरी की बात करें ना, काशी यात्रा जो त्रिवेणी जी ने लिखी थी, उसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है ओल्ड लेडी। वो ओल्ड लेडी की डिजायर क्या है बच्चों, कि उनको काशी घूमने जाना है, ठीक है, और वो काशी जाने के लिए क्या कर रही है, बहुत सारे पैसे जमा कर रही है, ठीक है। द ओल्ड लेडी की डिजायर क्या है कि वो काशी जाना चाहती है, क्योंकि काशी जाके अगर वो लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो उनको पुण्य मिलेगा। The old lady also believed in this and her struggle to go there was described in the novel. In the story there was also a young orphan girl. अब ये old lady के साथ एक और बच्ची है जो कैसी है बेटा, ऑर्फन है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके मम्मी पापा नहीं होते। अब ये जो ऑर्फन लड़की की भी इसी में एक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया कि वो ऑर्फन लड़की है, उसको किसी से प्यार हो जाता है, उसको शादी करनी है, मगर उसके पास पैसा नहीं था, बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे, ओल्ड लेडी जो काशी जाने के लिए पैसे जमा कर रही थी, वो सभी पैसे वो क्या कर रही है, वो ऑर्फन लड़की को दे देती है, जस्ट बिकॉज कि वो ऑर्फन लड़की शादी कर सके और वो खुश रह सके, ठीक है। शी सेज, क्या बोल रही है वो, अपनी सभी सेविंग उसको देके, कि द हैप्पीनेस ऑफ, ये जो ऑर्फन लड़की की जो हैप्पीनेस है, इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। समझे बच्चों, अगर आप किसी को मदद करोगे, अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरे पास 500 रुपया है और मैं जाके खाना खाऊंगा, मैं पिज्जा खा लूंगा, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पुअर किड आपको मिलते हैं, कोई ऐसे लोग जो नीडी है, जिनको बुक्स खरीदनी है या कुछ भी हेल्प की जरूरत है, अगर आप वो करेंगे तो आपको ज्यादा पुण्य दिलाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी वैसी एक स्टोरी के बारे में बताया है। तो अब यहाँ से वापस दादी जी की स्टोरी शुरू होगी, मगर सुधा जी ने हमें त्रिवेणी जी के बारे में, करमवीरा के बारे में और काशी यात्रा के बारे में इसलिए बताया क्योंकि काशी यात्रा जो स्टोरी है ना, वो दादी जी की फेवरेट है, और दादी जी वो स्टोरी को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वापस हम लोग आते हैं दादी जी के पास। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. As I said कि every Wednesday क्या आता था, करमवीरा। क्या आता था बेटा, याद रखिएगा, करमवीरा एक वीकली आता था, उसके अंदर एक स्टोरी आती थी जिसका नाम है काशी यात्रा, और उनके राइटर है त्रिवेणी जी। काशी यात्रा में सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, ओल्ड लेडी। कहाँ जाना था उनको, काशी जाना था। अब हमारे जो दादी जी है ना, उनको ये काशी यात्रा स्टोरी बहुत पसंद थी। क्यों, आगे बताएंगे आपको कि दादी भी है ना कभी काशी नहीं गई है, तो ये मानती थी दादी कि अगर वो ओल्ड लेडी काशी जा सकती है ना, तो मैं भी उसके जैसे ही तो हूँ। वो दादी जी उसके कैरेक्टर को अपने अपने जैसा मानती थी, और इसीलिए दादी जी को एक इंटरेस्ट था जानने में कि क्या वो ओल्ड लेडी जा पाती है काशी, कैसे पैसे जमा करती है, क्या होता है। और इसीलिए जैसे ही वेंसडे को मैगजीन आती, मैं क्या करती, मैं यहाँ पे मैं से मतलब है सुधा मूर्ति जी, वो क्या करते, आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट, और जब मैं उनके सामने बैठ के वो स्टोरी पढ़ती थी ना बेटो, तब वो सब काम भूल जाते थे। शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट। वो इतना ध्यान से, आप लोग कैसे मूवी देखने जाते हो तो इतना ध्यान से देखते हो कि गाना ऐसे धुरंधर का जो भी गाना होता है वो आपको याद रह जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा होता कि दादी जी जब वो स्टोरी सुनते हैं ना, तो उनको वो पूरी स्टोरी एकदम बाय हार्ट याद हो जाती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। जैसे कि मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गए थे, और इसीलिए उनको ये हो जाता था, वो अपने आप को क्या करती थी, वो जो मेन प्रोटोगोनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर जो ओल्ड लेडी थी ना, उसके साथ कनेक्ट करती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट। तो जैसे ही वेंसडे को मैगजीन आई, दादी सब काम छोड़ छाड़ के बोले कि बेटा और मेरे को ये स्टोरी सुनाओ, ठीक है। और जैसे ही वो स्टोरी सुनती, वो पूरी स्टोरी को एकदम बाय हार्ट कर लेती थी।
और फिर जैसे ही वो काशी यात्रा सुनती क्या करती पता है, आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। फिर शाम को मुझे लेके चली जाती मंदिर, जहाँ पे वो सब बुद्धियाँ आती है ना, सब दादियाँ आती है जो लोग बातें करती है। अभी के जो दादियाँ होती है वो लोग आज कौन सी रील बनाएंगे बात करते हैं, या इंस्टा पे क्या अभी वायरल हो रहा है बात करते हैं। उस टाइम पे दादियाँ क्या बात करती थी, वैसे तो वायरल स्टोरी है काशी यात्रा, उस टाइम पे वायरल स्टोरी थी, उसके बारे में बात करते थे। हम बच्चे हाइड एंड सीक खेलते थे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, और वो ऐसा ऐसे काशी यात्रा का एपिसोड उनके साथ डिस्कस करते। एट दैट टाइम आई वुड अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द story. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. So यहाँ पे जब मैं शादी से वापस आई, I was very happy when I came back. मैंने बहुत मजे किए थे। After 1 week when I came back, मैंने देखा कि मेरी दादी जी रो रही थी। अब जब मैंने दादी जी को रोते हुए देखा, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि मैंने कभी दादी जी को रोते हुए नहीं देखा था, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। आई हैव नेवर सीन हर क्राइंग। तो मैंने उनसे पूछा, हुआ इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैंने उनसे क्या पूछा कि दादी हुआ सब ठीक है ना, क्या हो गया, आप इतना टेंशन में क्यों हो, आप क्यों रो रहे हो? I used to call her Avva, मैं उनको अव्वा बुलाती थी, which means mother in Kannada spoken in North Karnataka. North Karnataka में मम्मी को, मदर को अव्वा बुलाते हैं, तो मैं अपनी दादी जी को अव्वा बुलाते थे। She nodded, but मतलब उन्होंने सिर्फ अपना सिर हिलाया, मगर did not reply. I did not understand and forget about it. अब दादी जी को मैंने पूछा, दादी जी ने कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया, तो मैं भी उस बात को भूल गई। रात होते ही आफ्टर डिनर when we were sleeping in the open terrace of the house, हम हमारे घर में ओपन टेरेस में जब सो रहे थे, इट वाज अ समर नाइट एंड देयर वाज अ फुल मून। ठीक है, समर नाइट थी और थोड़ा सा मून था और छत से अच्छा सा दिख रहा था, मैं आराम से सो रही थी। तभी अव्वा मेरे पास, मतलब कि दादी जी मेरे पास आए, वो मेरे पास में आके बैठे, उनके जो अफेक्शनेट हैंड्स, उनका जो प्यार भरा हाथ था ना, वो उन्होंने मेरे फोरहेड को टच किया, और मुझे ये रियलाइज हुआ, आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। मुझे ये एहसास हुआ जब व्हेन शी हैड टच माय फोरहेड ना, मुझे ये एहसास हुआ कि दादी जी को मुझसे कुछ बात करनी है, और मैंने उनसे पूछा कि दादी जी क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर। दादी जी तब क्या बता रहे हैं, दादी जी एक स्टोरी सुना रहे हैं। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर, देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, माय मदर वाज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। Sorry, my father was a busy man. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. दादी जी अपने बचपन की स्टोरी बता रहे हैं कि सुधा तुझे पता है, जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी की डेथ हो जाती है। मेरे पापा क्योंकि बहुत बिजी रहते थे, उनके पास बिल्कुल समय नहीं रहता था, तो वो हमेशा ही काम में रहते थे, उन्होंने हम पे इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वापस शादी कर ली, वो रीमैरिज किया उन्होंने। और क्योंकि लड़कियों का एजुकेशन, मतलब कि मेरी पढ़ाई कितनी क्या इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उस टाइम पे तो गर्ल एजुकेशन वो ज़ीरो, तो मेरी पढ़ाई को उतना उन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा, एंड मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा। बचपन में ही यंग एज में मेरी शादी करवा दी गई, फिर मेरे बच्चे हो गए, आई बिकम वेरी बिजी। Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. उसके बाद ये हो गया कि बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चों के बच्चे मतलब कि सुधा तुम आ गए, और आप सबको सबकी केयर करना, सबको खिलाना पिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एट टाइम्स आई यूज टू, कभी कभी ऐसा होता है कि आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हाट इफ मैं भी कभी स्कूल जा पाती, मैं भी पढ़ पाती, और मैं नहीं पढ़ पाई, मगर मैंने ये मेक श्योर किया दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। मैंने अपने बच्चों को और आप लोगों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को अच्छे से पढ़ाई करने में हमेशा हेल्प करी है। अब सुधा जी बोल रहे हैं कि जब मैंने अपने दादी जी को ये सब चीज़ें बात करते हुए देखा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी 62-year-old ग्रैंड मदर मुझे ये सब क्यों बता रही है ना। दादी जी हमसे जब कुछ बात कर रहे थे, तो आई वॉज थिंकिंग कि वाई, क्यों, है ना दादी, ऐसी सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो। A 12-year-old, the story of her life in the middle of night. 12 साल की बच्ची से आधी रात को ऐसे चांद के सामने बैठ के ये सब स्टोरी क्यों बता रहे हैं। मगर मुझे इतना ज़रूर पता था, I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. ठीक है, और मुझे पता था कि कोई तो रीज़न है दादी जी ये मुझे
क्यों बोल रहे थे, क्यों ऐसा मुझे बोल रहे थे। एंड मैंने उनके सामने देखा, आई लुक्ड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी। उनकी जो आंखें थी उन पे वापस आंसू आ गए थे, उनका चेहरा है ना बहुत दुखी था। शी वॉज लुकिंग she was a good looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. सुधा जी जब ये स्टोरी लिख रहे हैं, जो ये पूरा जो दादी वाला किस्सा है वो तो पास्ट का था, वो अभी हमें बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि अब मैं जब ये लिख रही हूँ ना, तभी मुझे दादी का वो रोने वाला, वो जो घबराया हुआ चेहरा था, वो आज भी याद है। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्प्ड हर एंड हेल्ड हर हैंड। मैंने आगे झुक के और उनके हाथ को जोर से पकड़ा और मैंने उनको बोला, दादी अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू एनीवेयर। अब मुझे नहीं पता था कि दादी मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं, मगर इतना जरूर पता था कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ, और चाहे जो रीजन हो मैं अपनी दादी को हेल्प जरूर करूंगी। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि दादी जी क्या हो गया, क्या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। यस, दादी जी ने बोला, हाँ, आई नीड योर हेल्प। यू नो वेन यू वो अवे, जब तुम नहीं थे। अब यहाँ पे दादी बता रहे हैं कि वो रो क्यों रहे, उनको क्या प्रॉब्लम है। तो बता रहे हैं कि जब आप नहीं थे तब वो जो मैगजीन थी ना, करमवीरा, वो वीकली वो आई थी। मैंने वो मैगजीन खोला, मैंने उसमें पिक्चर देखा। कौन सा पिक्चर? उस मैगजीन में कौन सी स्टोरी आती थी, हमने पढ़ा था काशी यात्रा। काशी यात्रा की स्टोरी खोल के, और स्टोरी के साथ छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, मैंने वो पिक्चर्स देखे। मैंने वो स्टोरी, मैंने ना वो जो पेपर था उस पे से हाथ रब करके पढ़ने की कोशिश करी कि क्या मुझे कोई अल्फाबेट समझ में आ रहा है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, बट ऑब्वियस सी बात है, मुझे कहाँ से समझ आएगा, मैं तो कभी स्कूल नहीं गई, मैंने तो कभी अल्फाबेट्स कन्नड़ा सीखी नहीं, पढ़ी नहीं। Many times I rubbed my hands over the page wishing they could understand what was written. मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे समझ में आ जाए कि क्या लिखा गया है, but I knew it was not possible. इफ ओनली आई वॉज एडुकेटेड, अगर मैं अच्छे से बहुत ज़्यादा एडुकेटेड होती तो शायद ये होता कि मैं पढ़ सकती थी। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वाज टू एम्ब्रेस्ड टू डू सो। मैं चाहती थी कि मैं तुमसे बात करूं, तुम आओ जल्दी से, तुम मुझे ये पढ़ के दे दो। क्या मैं गाँव आ जाऊं और तुमसे ये पढ़ा लूं? क्या मुझे वो स्टोरी सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं बेकरार थी। एक बार के लिए मैंने सोचा कि किसी विलेजर से हेल्प ले लूं, मगर मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, मुझे एम्बरेस्ड फील हो रहा था। और उस टाइम पे दो हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं बेटा, मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इंडिपेंडेंट तो नहीं हूँ, मुझे पढ़ने के लिए किसी पे डिपेंड होना पड़ता है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। आई फील सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। वी वर वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है रिच इनफ विथ गुड मनी, बट वॉट यूज इफ मनी वैन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। मगर बेटा हम इस पैसे का क्या करें, है ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं सबकी केयर कर सकती हूँ, मैं घर साफ कर सकती हूँ, बट वॉट इफ मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे अगर काशी यात्रा पढ़ना है या कोई और नॉवेल पढ़ना है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, और इसीलिए मैंने एक चीज डिसाइड की है। क्या डिसाइड की है? अब ये सब चीजें सुन के सुधा जी के पास कोई आंसर नहीं था। तभी अव्वा क्या बोल रही है कि आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे कन्नड़ा अल्फाबेट सीखना है, पढ़ना है कल से। ठीक है, आज तो रात हो गई है, कल से आई वर्क वेरी हार्ड, आई प्रॉमिस बेटा मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई कीप सरस्वती पूजा। देखो ये याद रखिएगा बेटा, दादी जी ने क्या डिसाइड किया है, वो कन्नड़ा लैंग्वेज पढ़ेंगे, कन्नड़ा अल्फाबेट पढ़ेंगे, और दशहरा के दिन सरस्वती पूजा करेंगे। और उस दिन वो अपने आप को डेडलाइन दे रहे हैं कि इस दिन तक तो बेटा मैं पढ़ना सीख ही जाऊंगी। द डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। शी हैज डिसाइडेड, शी इज सो डिटरमाइंडेड कि बेटा कुछ भी हो जाए दशहरा के दिन तक, दैट मीन्स माई लास्ट डे to start reading, like it is my deadline to start reading. I saw the determination on her face, yet I loved her. पागल पागल हो गई है क्या दादी, है ना, इस एज में जहाँ पे आपके पास इतना काम है। आपके बाल तो देखो सफेद हो गए हैं, आपके आपकी हाथ की उंगलियां तो देखो, हाथ तो देखो कैसे रिंकल्ड हो गए हैं, इतना सारा घर में काम होता है,
पढ़ना सीखोगे, पागल पागल हो गए हो क्या? चलो चलो, कल से ना मैं आपको रोज पढ़ के सुनाऊंगी, ऐसी फालतू जिद मत करो। मैंने दादी पे हंस दिया। मैंने डिटर्मिनेशन देखा, बट आई लाफ्ड एट हर। और हुआ, मैंने क्या बोला दादी जी को? एट द एज ऑफ 62 ईयर यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। दादी 62 ईयर्स के हो गए हो, पढ़ना सीखना है। आप देखो तो सही, आपके हेयर ग्रे हो गए, आपके हैंड्स रिंकल्ड हो गए, आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, आप कितना किचन में काम करते हो, पढ़ने की क्या ही जरूरत है? चाइल्डलेसली आई मेड, मैंने उस ओल्ड लेडी पे, मेरी दादी पे मजाक कर लिया, मैंने उनका मजाक उड़ा लिया। फॉर फॉर अ गुड रीजन, दादी जी क्या बोल रहे हैं? फॉर अ गुड रीजन, इफ यू आर डिटरमाइंडेड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। आई वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई डू इट। फॉर लर्निंग देर इज नो एज। The next day onwards, I started my tuition. So, as we have said, that grandmother was completely determined that she wanted to learn the alphabets, and so what I did, I mean Sudha Murthy had done. She started her lessons from the next day onwards. Awa was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write, and recite. So, Amma, because she was determined and she wanted to learn the alphabets, what she did, she was a wonderful student. She had done lots of hard work for her learning. What she did, she repeat, write, and recite. I was her only teacher and she was my first student. I did not know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. So, as we have seen in the beginning of the chapter, that Sudha Murthy became a computer science teacher. Here she is mentioning that उस टाइम पे अव्वा वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट एंड आई नेवर न्यू कि मैं एक कंप्यूटर साइंस टीचर बनूंगी और उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी, मगर मेरे लिए अव्वा एक स्पेशल स्टूडेंट थे बिकॉज शी वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट. द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल. सीक्रेटली आई bought काशी यात्रा which had been published as a novel by that time. So the festival दशहरा came. जिस दिन दादी जी ने ये प्रॉमिस किया था कि वो लर्न या रीड करना सीख लेंगे कन्नड़ अल्फाबेट्स, उसी दिन मैंने क्या किया, जब दादी जी पूजा रखने वाले थे, सरस्वती पूजा, उसी दिन मैंने उनको गिफ्ट में देने के लिए क्या लाया? काशी यात्रा. हमने आगे देखा था कि काशी यात्रा जो त्रिवेणी जी ने लिखी हुई थी, जो पब्लिश हो रही थी एक मैगजीन में, मगर वो वीकली मैगजीन में एक एक एपिसोड आता था. सुधा मूर्ति वांटेड कि वो दादी को काशी यात्रा गिफ्ट करे, मगर इट वाज इन अ नॉवेल फॉर्म, मतलब कि एक ही नॉवेल में पूरी काशी यात्रा की स्टोरी थी. दादी जी एक ही दिन में बैठ के वो पूरी नॉवेल पढ़ के वो जान सकते थे कि उस ओल्ड लेडी का क्या हुआ, उस ऑर्फन लेडी का क्या हुआ. एंड दैट्स व्हाई मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दादी जी को काशी यात्रा गिफ्ट करूंगी. दादी जी ने उस दिन मुझे बुलाया. माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटीरियल. दादी जी ने मुझे स्टूल पे बिठाया जैसे वो पूजा करते हैं, और उन्होंने मुझे गिफ्ट में फ्रॉक दिया. देन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ विच वॉज अनयूजुअल. शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट. दादी जी बेंड डाउन हुए और उन्होंने मेरे पाँव छुए. आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक. अब मैं 12 ईयर्स की एक लड़की, उनके दादी जब 62 ईयर्स के मेरे दादी जब मेरे पाँव छू रहे थे, मैं बहुत सरप्राइज हो गई और मैंने अपने पाँव पीछे ले लिए और मैंने ये सोचा, एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, है ना, दादी तो बहुत बड़े हैं, वो मेरे पाँव नहीं छू सकते. वी ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड. हम लोग किनके पाँव छूते हैं? भगवान के. हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा, अंकल आंट, और हम हमारे टीचर्स को भी नमस्कार करते हैं, हम उनके भी पाँव छूते हैं. वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. व्हाई डू वी डू दिस? बिकॉज ये एक रिस्पेक्ट है. हमारा इंडियन कल्चर हमें बताता है कि हमें हमारे बड़ों की, हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड. इट वॉज नॉट करेक्ट. दादी जी ने जब मेरे पाँव छुए, इट वॉज नॉट करेक्ट, ठीक है, और मैंने अपने पाँव पीछे ले लिए. मगर उस टाइम पे दादी जी ने क्या बोला? आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर,
not my granddaughter. दादी जी ने बोला कि सुधा, मैं अपनी पोती के पाँव नहीं छू रही हूँ, मैं अपने टीचर जिन्होंने मुझे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना अच्छा पढ़ना सिखा दिया, मैं उनके पाँव छू रही हूँ. A teacher who taught me so well with so much affection that I can read any novel confidently in such a short period. इतने छोटे से short period of time में अगर मैं नोवेल पढ़ना सीख गई हूँ तो मुझे उस टीचर को रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए. दादी जी फिर बोल रहे हैं जिनका उनको सबसे ज्यादा दुख था कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, दो दे वर रिच, मगर दादी को क्योंकि पढ़ना नहीं आता था उनको उस बात का बहुत दुख होता था. बट आज वो बहुत खुश है बिकॉज शी फेल्ट दैट नाउ शी इज एन इंडिपेंडेंट लेडी. इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected? हमारे हर ग्रंथ में, हर वेद में ये लिखा गया है कि हमें हमारे टीचर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, किसी भी एज के हो. एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन. दो यू आर माय ग्रैंडडॉटर, आप मेरी पोती हो, मगर फिर भी आपको पाँव छूना, आपको नमस्कार करना, ये मेरा ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट. फिर सुधा जी ने क्या किया? शी डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माय गिफ्ट टू माय फर्स्ट स्टूडेंट. सुधा जी ने उनको फिर से नमस्कार किया क्योंकि वो दादी जी थे, और दादी जी के लिए वो जो गिफ्ट लेके आए थे वो दादी जी को दिया. दादी जी, शी ओपनड इट एंड read immediately the title काशी यात्रा by त्रिवेणी and the publisher's name. दादी जी ने जैसे ही वो नॉवेल हाथ में ली, उन्होंने पढ़ा काशी यात्रा, रिटन बाय कावेरी एंड द पब्लिशर नेम. दादी जी जिनको कुछ दिनों पहले तक एक अल्फाबेट पढ़ना भी नहीं आता था, आज उन्होंने ये सभी चीजें बिना रुके जब पढ़ ली, तब सुधा जी बोल रहे हैं कि आई न्यू दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स. उस दिन मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने सिर्फ अच्छे से पढ़ना नहीं सीखा था, एक ऐसा ग्रो किया था, ये इतना कॉन्फिडेंट वो हो गए थे कि वो बहुत ही अच्छे से अपनी नॉवेल को या और भी बुक्स को पढ़ सकते थे. दैट इज व्हाई शी सेड दैट माय स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स. So students, here we are done with chapter number 1. For question answers and exercise, do check the description. All the details will be given in that. And don't forget to follow the channel. All the chapters of this series of English text you will be getting very soon. Bye bye. All the best for your 9th CBSE. Thank you.